अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीब आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं जी। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश भी हुए होंगे और जनाब हमारी तरह आपका दिन का आगाज़ भी बहुत अच्छा हुआ होगा। हम तो एक्साइटेड होते ही हैं कि आपसे मिलने का मौका मिलेगा, आपसे बातचीत गुफ्तगू करने का मौका मिलेगा। तो हमारी तरह आप लोग भी एक्साइटेड होते होंगे कि जनाब आज किस तरह की बात होगी, आज किस तरह के टॉपिक्स पर बात होगी, आज किस तरह के गेस्ट जो है ना वो आज मुनीबा अपने शो में बुलाएगी। तो हमें भी ये दिलचस्पी रहती है, बल्कि बेचैनी रहती है कि जो चीज़ें हम आप तक पहुंचा रहे हैं अपने टॉपिक्स के थ्रू, अपने गेस्ट के थ्रू, जो गुफ्तगू होती है, जो कॉन्वर्सेशन हम कर रहे होते हैं, वो आप तक अच्छे तरीके से पहुँचे और उसका फ़ायदा जहाँ हमें पहुँच रहा होता है, हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है, तो उनका फ़ायदा आप लोगों को भी ज़रूर पहुँचे। खैर अभी इसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहूँगी। मैं थोड़ा बात करना चाहूँगी आजकल हमारी मनी मैनेजमेंट के हवाले से। अब आप कहेंगे कभी टाइम मैनेजमेंट के हवाले से कब बात करती है, कभी मनी मैनेजमेंट के हवाले से बात करती है, क्योंकि टाइम मैनेज अगर आप कर पा रहे हैं चीज़ों के हवाले से, अपनी प्रायोरिटीज़ के हवाले से, तो बहुत अच्छी चीज़ है। उसके साथ साथ मनी मैनेजमेंट भी हमें आनी चाहिए। सोचें कि अगर हमारे पास पैसे हैं और अगर हम उनका बेदरेग इस्तेमाल करते जा रहे हैं तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। अगर हमने कोई मंसूबाबंदी नहीं की है, उसके लिए हमने कोई सोचा ही नहीं है कि इन पैसों को हमने डबल कैसे करना है, वो डबल चाह वाला डबल नहीं करना है आपने, मतलब उनको इन्वेस्ट कहाँ पर करना है, ऐसा इन्वेस्ट करें कि जिससे हमें फ़ायदा हो। ये ना आपकी क्रिएटिविटी होती है, यहाँ पर होता है कि आपने डिसीजंस किस तरह के लेने हैं और आपने अपनी क्रिएटिविटी को किस तरह इन्हांस करना है, कितना अच्छा आप उसको लेकर चलती हैं, ये आपके अंदर होता है, ये सलाहियत आपके अंदर मौजूद होती है। तो कोशिश किया करें कि अपने बजट को थोड़ा सा कंस्ट्रेन किया करें, देखा करें कि हमारे बजट से हम बाहर तो नहीं जा रहे हैं जिसका नुकसान समहाउ आपको खुद ही हो रहा होता है कि बाद में फिर आप रिग्रेट कर रहे होते हैं। तो कोशिश करें, हम सभी कोशिश करनी चाहिए हमें कि हम थोड़ा सा देखभाल कर ख़र्चा करें। हम भी यही कोशिश करेंगे कि आपको भी इस तरह की छोटी छोटी टिप्स जो है ना वो रोज़ाना की बुनियाद पर देते रहा करें। अभी आगे बढ़ते हैं, खाने पीने के हवाले से बात कर लेते हैं और आज कुछ नवाबी हो जाए। आज नवाबी चिकन जो है ना आप लोगों की खिदमत में हाज़िर किया जाएगा कि किस तरह बनता है, कितना लजीज होता है और कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स पड़ेंगे, फिर इसको किसके साथ सर्व किया जाएगा, आप लोग किसके साथ क्या खा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, उस पर बात करते हैं। शेफ़ अली रज़ा हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं। शेफ़ अली आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का करम। आज हम नवाबी चिकन बना रहे हैं। जी, आज हम नवाबी चिकन बना रहे हैं विद ज़ीरा राइस के साथ। ओके जी, ठीक है, विद ज़ीरा राइस नवाबी चिकन। जी जी ठीक है, नवाब ये चिकन खाते थे जी, नवाब चिकन खाते थे ये। ठीक है, ये वाली रेसिपी खाते थे मैंने कहा। जी जी, रेसिपी तो ये नवाबी चिकन की रेसिपी है। ठीक है, हाँ जी, इसमें बटर और ऑयल इसको मिक्स करके उसमें चिकन फ्राई करना है। ठीक है। पहले इसकी हमें ना वो इंग्रेडिएंट्स बता दें ताकि लोग जो है ना पहले सबसे इंग्रेडिएंट नोट कर लें। इसके लिए क्या क्या चाहिए सबसे पहले चिकन चाहिए। चिकन चाहे आप बोनलेस ले लें, चाहे विद बोन ले लें, चाहे थाई का ले लें, चेस्ट का ले लें, कोई भी चिकन ले लें आप। ठीक है, ठीक है। उसमें हमने गार्लिक पेस्ट और ऑनियन पाउडर, गार्लिक पेस्ट और अनियन पाउडर, ऑनियन पाउडर के मैरिनेट करना है। ओके। उसके बाद इसको हमने डालना है फ्राई पैन में, ऑयल और बटर के साथ। ओके। उसमें हमने पेस्ट डालनी है ऑनियन की और काजू की। अच्छा, काजू, वाह। और काजू जो आपने लेना वो प्लेन लेना, जो रोस्टेड नहीं लेना, नमकीन वाला नहीं लेना। ठीक है, वो सादा लेके उसको खुद आपने फ्राई करना है। फ्राई करके ऑनियन के साथ उसको पेस्ट बनानी है उसकी, उसके साथ इसको फ्राई करेंगे। तो ये उसके बाद इसमें होगी फ्रेश क्रीम और योगर्ट, प्लेन योगर्ट यूज़ होगा। अच्छा, ये दही भी यूज़ होगा और फ्रेश क्रीम भी यूज़ होगी। ठीक है। ब्लैक पेपर, ग्रीन चिल्ली और उसमें गार्निश के लिए हम यूज़ करेंगे मिंट्स। अच्छा, फ्रेश पुदीना। जी जी, पुदीना। ठीक है। और इसमें जो स्पाइसेस है वो सिर्फ ब्लैक पेपर जाएगा, ब्लैक पेपर जाएगा और ग्रीन चिल्ली जाएगी। ओके, बस ये दो जी, जो दो है चीज़ें स्पाइस में जाएगी। ठीक है, चले फिर स्टार्ट करें। हमारा ऑयल जो है मेरे ख्याल से वो ऑयल और बटर के मिक्स करके इसको पकाना है हमने। जी जी जी, ठीक है। हाँ जी।
इसमें सबसे पहले हम डालेंगे गार्लिक पेस्ट। गार्लिक पेस्ट, ओके। उसके बाद जाएगा इसमें काजू और ऑनियन की पेस्ट। काजू और अनियन का पेस्ट हम लोग जी, जी। डाल रहे हैं, ठीक है। मतलब इसमें वो साबुत चीज़ें नहीं जाएंगी, वो पेस्ट की फॉर्म में जी जी, जाएंगी। पेस्ट डालेंगे। ठीक है, हाँ जी। ताकि जो इसकी ग्रेवी है ना वो बहुत अच्छी बन सके। और साथ साथ जो हमारा नवाबी चिकन के लिए हमारा जो चिकन है वो तैयार हो रहा है, उसको अभी जो है ना वो फ्राई किया जा रहा है। उसके बाद हमने राइस बनाने हैं, ज़ीरा राइस। एक और गेस्ट ने हमें ज्वाइन कर लिया है जिनसे हम बात करेंगे ओरल कैंसर के हवाले से। ये एक ऐसी ख़तरनाक बीमारी है जो मुंह, ज़ुबान, होंठ, गाल या आपके गले के हिस्से को मुतासर करती है। ये ज़्यादातर तंबाकू, पान, गुटखा, छालिया और निस्वार के इस्तेमाल से पैदा होता है, जबकि मुंह की नाक़िस सफाई और कमज़ोर क़ुव्वत मुदाफ़त भी कैंसर का ख़तरा बढ़ा सकती है। अब बीमारी के इब्तदाई मराहिल में अलामात बहुत हल्की हो सकती हैं जिसका हमें अंदाज़ा भी नहीं होगा, मगर वक्त के साथ साथ शदीद शक्ल इख्तियार कर सकती हैं। इसके अलावा मुंह का ऐसा ज़ख़म जो 2 हफ्ते में ठीक ना हो, ज़ुबान या मसूड़ों पर सफ़ेद या सुर्ख धब्बे आ जाना, सूजन हो जाना, मुंह या होंठ का सूज जाना, मुस्तकिल आपके गले में दर्द और गर्दन में गांठ पैदा हो जाना, इसकी आम अलामात में शामिल है। लेकिन बरवक्त तशख़ीस के इलाज के इम्कानात कई गुना बढ़ जाते हैं कि आप इस बीमारी से अपने आप की जान छुड़ा सकते हैं। तो इसके ऊपर आज हमने बात करनी है, मुंह के कैंसर के इलाज के ऊपर और किस तरह इसके बचाव को मुमकिन बनाया जा सकता है। कौन कौन से लोग हाई रिस्क पर होते हैं जिनका इलाज मुश्किल थोड़ा सा हो जाता है, इस पर बात करते हैं। डॉक्टर सलीमा मान जी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त स्टूडियोज़ में, डेंटल सर्जन हैं, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। डॉक्टर सलीमा आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर सलीमा, ओरल कैंसर के हवाले से बात करनी, जहाँ पर बाकी कैंसर्स बहुत ज़्यादा प्रिवेल करते जा रहे हैं, ओरल कैंसर इज़ वन ऑफ देम। बिल्कुल। कि यहाँ पर बहुत सारे केसेस आपके पास भी आते होंगे जो आप डायग्नोज करती होंगी, ट्रीट करती होंगी। आम वजह आपको क्या लगती है? कुछ चीज़ें मैंने बताई हैं, इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से ओरल कैंसर हो सकता है? सो यूजुअली हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं ना तो सबसे पहली शिकायत करते हैं कि ये मेरा छाला है, क्योंकि उनके अल्फाजों में वो छाला ही होता है। ओके। और वो जख्म है या छाला है जो अब तक वो भरा नहीं है या पूरा तरह वो ब्लीडिंग ख़त्म नहीं हुई है या वो दर्द उस जगह पे कम्प्लीटली कंटिन्यूस है। सो कंसिस्टेंट पेन एक वन ऑफ द कॉज है कि हमें पता नहीं चलता, पेशेंट इग्नोर कराता है साइंस को और कहता है मुझे दर्द हो रही है और छाला है, पढ़ा हुआ है वहाँ पे। लेकिन ये कंडीशन कब होती है? ये एक क्रॉनिक कंडीशन है, यानी कि आप इसको बहुत सालों तक, अरसे तक अगर कोई इफ़ेक्ट दें, कोई जैसे कि छालियाँ खाए, पान खाए, गुटखा खाए, नस्वार खाए, तो उस वजह से ये सब कुछ होता है। सो आपने पूछा जैसे कि पान छालियों की वजह से सिर्फ होता है। अगर हम अपने पाकिस्तान का स्टैटिस्टिक्स निकालें तो हमारे टॉप 3 के अंदर ना ओरल कैंसर आता है और वो मेल्स के अंदर आता है। और हम क्योंकि साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, तो साउथ एशियन कंट्रीज़ में इंडिया भी है, बांग्लादेश भी है, हम भी हैं, नेपाल भी है, ये तमाम में सबसे ज़्यादा पाया गया है हमें ओरल कैंसर। और वजह उसकी क्या है? अगर आप सिंध का एरिया देखें, सबसे ज़्यादा वहाँ पे पान और छालियाँ हैं। पंजाब में आप देखें तो ज़्यादातर आपका सिगरेट है, स्मोकिंग है, टोबैको है। और फिर आप जाते हैं अगर KPK की तरफ और अफगानिस्तान वाले एरिया से तो वहाँ नस्वार है। सो हर एरिया का अपना अपना है। और स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंगली देखा गया है कि जितना स्मोकलेस, जिसमें धुआं नहीं होता लेकिन वो तंबाकू होता है, टोबैको होता है, जिसके अंदर एरोकोलाइन होता है। तो आपने पूछा कि क्या ऐसी चीज़ है इसके अंदर? एरोकोलाइन एक कैंसरियस एजेंट होता है जो कि यूजुअली पाया जाता है टोबैको के अंदर भी और टोबैको की बीटल नट के अंदर भी, जो हमारा सुपारी होती है, नट होता है। तो बहुत सारे वो जितनी दफ़ा खाते हैं तो उनके मुंह के अंदर वो एक तरह से कट्स पैदा करता है। ओह माय गॉड। और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कैंसर की शक्ल इख्तियार करता है। वो भी हम साइंस बताएंगे कौन सी साइंस होती हैं। तो ये इतना खतरनाक है कि पूरे पाकिस्तान में इसकी प्रेवलेंस बढ़ती जा रही है ओरल कैंसर की। और मेल्स में खास तौर पर रेशो ज़्यादा है। अच्छा, ये जैसे आपने कहा कि जिसका धुआं नहीं भी होता उसकी वजह से भी ओरल कैंसर हो सकता है। अब सिगरेट की तो हम बात करते हैं, लेकिन वेप्स कहीं ना कहीं हम उसको छोड़ देते हैं कि कोई बात नहीं, ये वो चीज़ है जो कि हम सिगरेट को छोड़ने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, ई सिगरेट्स पे जा रहे होते हैं, वेप्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यहाँ पर वो जो आजकल पैचेज आ गए, निकोटीन पैकेज, उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसकी वजह से भी कैंसर हो सकता है। सो मैं आपको बताऊं, उससे तो 4 कैंसर हो सकते हैं। ओरल कैंसर, पेनक्रियाटिक कैंसर, जो पेनक्रियास हमारे खाने वगैरह के इंटेस्टाइन के साथ होता है,
इसोफेगल जो हमारे खाने की नाली होती है उसका कैंसर, और चौथा हमारा लंग कैंसर। सो आप समझ लिए ओरल, लंग, पेनक्रियाटिक, इसोफेगल, ये 4 कैंसर्स वो करवा सकता है, जो कि वेप्स है, आपकी सिगरेट है, ये स्मोकिंग टोबैको कहते हैं इसको हम। और स्मोकलेस में जो टोबैको, छालियाँ, पान है, गुटखा, नस्वार है, वो स्मोकलेस है जिसमें धुआं नहीं होता, लेकिन ये उसी तरह से करते हैं और ज़्यादा एडवांस करता है। सो हमेशा से कहते हैं, अगर आप WHO की क्लासिफिकेशन देखें तो क्लास 1 जो है ना वो आपकी ये स्मोकलेस टोबैको है। टोबैको ये टूवर्ड्स आपको कैंसर की तरफ लेके जा रहा है। और सबसे ज़्यादा मुश्किल ये हमारी जनरेशन्स में भी देखा जाए या हमारी पॉपुलेशन में देखा जाए, हम डिटेक्ट ही नहीं करवाते। हम कहते कोई बात नहीं, पढ़ा रहा है, कोई बात नहीं, मुंह नहीं खुलता, कोई बात नहीं। हमारी सबसे पहली साइन मुंह बंद होना, मुंह का रिजिडनेस होना, सफ़ेदी आ जाना मुंह के अंदर बहुत ज़्यादा, या बैंड्स बन जाना। थोड़ा सा बताएं सफ़ेदी कहाँ पर, साइडों पे आती है, अच्छा, जुबान पर आती है, कहाँ आती है? सबसे ज़्यादा कॉमन हमारे गालों के अंदर होती है। गालों के अंदरूनी वाले से, जिसे हम बकल म्यूकोजा कहते हैं अपनी लैंग्वेज में। उसके बाद होंठों पे कैंसर बनता है सबसे ज़्यादा। मुंह का कैंसर इन जगहों पे ज़्यादा होता है, लिप्स पे, आपके गालों के अंदर वाले हिस्से में, टंग के नीचे, ज़बान के नीचे वाले हिस्से में, जिसे हम फ्लोर ऑफ द माउथ कहते हैं। इसके बाद आपके, अगर आप लिप्स को रिट्रैक्ट करें तो लिप के अंदर वाला एरिया जो होता है, जिसे हम कहते हैं जिंजो बकल सल्कस, उस सल्कस वाले एरिया में भी होता है, यानी अंदर के हिस्से के अंदर भी, यानी मुंह के वो जगहों पे जहाँ पे लोग अपना वो टोबैको रख देते हैं। कंटिन्यूस रखने से भी वहाँ पे फॉरन इंसिनेशंस होती हैं और हमारे वो गालों में, हमारे उस एरिया के अंदर, म्यूकोजा के अंदर चला जाता है। सो ये सिर्फ कल की कहानी नहीं होती है, ये एक अरसे से कोई पेशेंट अगर ऐसा कर रहा है तो उसको वो वहाँ पे कंडीशन होगी। तो ये 4-5 जगह हैं जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमनली होता है, पाया जाता है। सो बहुत सारे लोग क्या इग्नोर करते हैं साइंस को, कि अगर वो बढ़ता जा रहा है या वो खून निकाल रहा है या वो दर्द कर रहा है, ये साइंस नहीं होंगी वो कहते हैं, लेकिन यही साइंस है। अच्छा। कि वहाँ दर्द होना, वहाँ पे उभरन या लंप होना, गठ पैदा हो जाना या गांठ बच जाना, या फिर दर्द होना, खून निकलना, और कंटिन्यूस 2 हफ्ते से ज़्यादा वहाँ पे उस छाले का कोई हल नहीं होना। क्योंकि जब पेशेंट हमारे पास छालों के मसले से आता है, हम उसे जेल लगाने को देते हैं, हम उसे फॉलिक एसिड का कवरेज देते हैं, आयरन का कवरेज देते हैं, और हम कहते हैं कि 2 हफ्ते बाद हमें दिखाना है। अगर 2 हफ्ते बाद वो चीज़ें ठीक हो जाती हैं तो हमें कंफर्म हो जाता है कि अल्सर एक नॉर्मल एप्टस अल्सर है, जो कि मैदे की तेजाबियत की वजह से हुआ है। एग्जैक्टली। लेकिन वो 2 हफ्ते से ज़्यादा अगर बढ़ गया तो फिर वो कैंसर की शक्ल इख्तियार करता है। मतलब कि हर जख्म या हर छाला भी कैंसर नहीं हो सकता है अगर आप उसको डायग्नोज कराते हैं। बिल्कुल ठीक है। चले हम शेफ की तरफ भी चलते हैं, फिर डॉक्टर साहिबा की तरफ आएंगे और उनसे जानेंगे मजीद इसका अहवाल। शेफ कहाँ तक पहुंची है हमारी रेसिपी? जी हमारा चिकन रेडी हो गया। ओके जी, चिकन हमारा रेडी। आपने वो जो क्रीम थी वो भी डाल दी है? जी क्रीम डाल दी, ठीक फ्रेश है, क्रीम डाल दी और बस। हमारे राइस भी रेडी हो गए? जी राइस बस 1 मिनट में रेडी हो जाएगा बस वो। ठीक है जी। जी और शेफ जो है वो इसके साथ जीरा राइस बना रहे हैं। आप जी। लोग जो है ना वो कुछ भी गार्लिक राइस बना लें, बटर राइस बना लें, कुछ भी बना लें आप इसके साथ रोटी बना लें, इसके साथ नान खा लें, आप जी, जी। जो भी खाना चाहते हैं आप वो खा सकते हैं। जी, जी। ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है। शेफ हमारे आज जो है ना वो इसको जीरे के साथ प्रेजेंट करेंगे आप लोगों के लिए। राइस को बॉईल करना है, ठीक है। राइस को बॉईल करके उसके बाद बटर के साथ इसको सोते करना है जीरे को, और उसके बाद आपने कोई भी इसमें हर्ब डाल सकते हैं, ऑरिगेनो डाल दें या कोई ग्रीन लीव्स डाल दें आप। ठीक है जी, ताकि वो उसका थोड़ा सा जो टेस्ट है ना वो राइस के अंदर आ जाए। जी जी। आप इसके अंदर गार्लिक पाउडर और चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं अगर टेस्ट बढ़ाना तो आपने। ठीक है जी चलें जी, हमारे राइस भी जो है वो रेडी हो चुके हैं और ये हमारी प्लेटिंग हो रही है। साथ ही साथ राइस के साथ आज आपको हमने बनाना सिखाया है ज़ीरा राइस और साथ ही साथ नवाबी चिकन। जी नवाबी चिकन, नवाबी स्टाइल में आज आप चिकन जो है ना वो घर पे बनाए, जो कि आज शेफ़ अली रज़ा ने हमें सिखाया है। इसको थोड़ा सा ऐसे पकड़ के दिखाइए हमारे देखने वालों को कि इसकी जो लुक है वो कैसी आ रही है। देख सकते हैं कि बहुत ही मज़े की ग्रेवी भी लग रही है और उसके साथ साथ चिकन का भी कलर बहुत अच्छा आया हुआ है। और साथ आप ज़ीरा राइस बना लें, गार्लिक राइस बना लें, नान के साथ खा लें, रोटी के साथ खा लें, जिसके साथ दिल कर रहा है आप वो खा सकते हैं। तो ये आज हमारा नवाबी चिकन था जो कि शेफ़ अली रज़ा ने हमें सिखाया है, आप लोगों को सिखाया। थैंक यू सो मच शेफ़ अली कि आप आए और ये रेसिपी हमारे लिए और हमारी ऑडियंस के लिए, हमारे देखने वालों के लिए लेकर आए। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और इसका फिर हमें फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। डॉक्टर सलीमा की तरफ चलते हैं हम। अच्छा डॉक्टर सलीमा, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि ये हर ज़ख़म मुंह का कैंसर नहीं हो सकता है,
ठीक है, कुछ अल्सर जैसे हमें भी गर्मियों में निकल आते हैं ना, छाले निकल आते हैं, तो 2 हफ्ते तक अगर वो नहीं जा रहा, 2 हफ्ते बाद भी वो वहीं पर मौजूद है, वो कैंसरस हो सकता है। दूसरी बात 2-3 और भी चीजें हाँ। होती हैं, साइज के भी ऊपर होता है कि अगर Okay. बहुत साइज वो बढ़ता जा रहा है वक्त के साथ, हाँ। वो अपनी जगह मखसूस नहीं है, वो बढ़ता जा रहा है, या उसकी जो किनारियां हैं वो जो है वो उभरी हुई हैं, ठीक है। या फिर वो फैल रही हैं, वो एक राउंड सर्कल सर्कमस्क्राइब नहीं है, तो बहुत सारी जगहों पे ये वजह होती है। दूसरा 2 कलर्स होते हैं, एक होता है सफ़ेदी जो मैंने आपसे बात की, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं, हम इसको स्क्रैप ऑफ करने की कोशिश करते हैं विद द टंग डिप्रेसर, वो स्क्रैप ऑफ नहीं होता, वो कंटिन्यूस उधर रहता है सफ़ेदी। और या फिर वेलवेटी रेड जिसे हम एरिथ्रोप्लेकिया कहते हैं। 2 तरीके के कैंसर है, एरिथ्रोप्लेकिया, ल्यूकोप्लेकिया, और एक और की बात भी हम करेंगे अभी। ये 2 कैंसर्स हैं जिसको हम बहुत रगड़ते हैं, कोशिश करते हैं अपने उस स्टिक के साथ जो कि हम टंग डिप्रेसर कहते हैं, वो नहीं जाता, उससे हमें कंफर्म होता है कि दिस इज आ कैंसर। तो ये साइंस होती है जो आप आते हैं डेंटिस्ट के पास तो वो आपको चेक करता है, ओरल कैंसर स्पेशलिस्ट होते हैं, ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स होते हैं। और तीसरा टाइप जो होता है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, जिसमें आपका मुंह पूरा नहीं खुलता। सो आप इस तरह चेक करते हैं जब पेशेंट आपके पास आता है, एक तो हम देखते हैं बैंड्स बन रही हैं, ऐसी ऐसी लाइंस बन जाती हैं साइडों पे आपके गालों के अंदर वाले हिस्से में कि आप मुंह खोलने से कासिर हो जाते हैं, बिल्कुल आपका मुंह नहीं खुलता। नंबर 2, आप जब फिंगर एक्सरसाइज करते हैं, ये 3 फिंगर्स आप पेशेंट के मुंह में रखते हैं, तो ये नॉर्मल पेशेंट के अंदर 3 या 4 फिंगर्स पूरी खोल देती है मुंह को, इस तरह हम रखते हैं। और अगर ये ना हो और पेशेंट को तकलीफ हो तो वो भी साइन होती है कि लिमिटेड माउथ ओपनिंग, यानी कि ट्रिस्मस उस पेशेंट में अब शुरू हो चुका है और वो कैंसर की तरफ जा रहा है। अगर आप इसे अर्ली डायग्नोज कर लें तो बहुत सारे तरीकों से आप इसको वापस रिवर्ट बैक ला सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टेज 3 या 4 पे लेके गए पेशेंट को और वो आया ही आपके पास लेट है, तो फिर उसकी बचाव बहुत कम हो जाती है। तो ऐसा हो सकता है कि अगर इसका प्रॉपर इलाज हो गया है, उस चीज़ को काट दिया गया है उस हिस्से को, उसके बाद भी इसकी अकरेंस हो जाए? बहुत कम चांसेस होते हैं, लेकिन फिर भी पेशेंट को हम हमेशा बताते हैं कि रिलैप्स के चांसेस ज़रूर होते हैं, क्योंकि उस पेशेंट के अंदर वो इम्यूनिटी बिल्ड अब हो गई है या उसके अंदर वो कैरिंग कैपेसिटी बिल्ड हो गई है। तो अगर वो थोड़ा सा भी अब खाएगा तो ही कैन रीच टू दैट लेवल। तो हम पेशेंट्स को हमेशा वार्न करते हैं कि आपको अगर ऐसा कभी भी महसूस होता है, यू जस्ट हैव एंटी टोबैको च्युइंगम्स, सो दे आर वाइडली अवेलेबल इन द मार्केट। हम एंटी टोबैको च्युइंगम्स का बड़ा पेशेंट्स को रेफर करते हैं कि वो आप लें, और वो बहुत अच्छी चीज़ है, वो आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट की पूरी आदत को छुड़वा देते हैं कि जो आपको वो हो रहा होता है ना कि हमसे रहा नहीं जा रहा है, हमें निकोटीन की जो है तलब हो रही है, उसकी वजह से वो बेहतर होता है। अच्छा, कराची से मैं कॉल की है, साइमा ने, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मुनीबा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, बहुत अच्छा टॉपिक है आपके। मैं खास तौर पर प्रोग्राम देखती थी, तो मैं सुबह में सोती हूँ बच्चों को भेज के ना स्कूल। बहुत शुक्रिया। आपका प्रोग्राम, मेरी कोशिश होती है कि मैं देखूं, बहुत अच्छा मतलब प्रोग्राम करता है। और खासतौर पर डॉक्टर्स जो आपके आते हैं ना, ये हकीम साहब आते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे होते हैं। थैंक यू जी, बहुत अच्छी बातें बताते हैं। मतलब अब मुझे ये पूछना था, आजकल हर बच्चा जो है वो वैट यूज कर रहा है कि वो तो फ्लेवर है, किसी को अमरूद का फ्लेवर है, किसी को कुछ है, वो तो धुआं सा है, मम्मा कुछ भी नहीं होता। यानी कि अब छोटे छोटे से बच्चे भी स्कूल के यूज कर रहे हैं, 3-4 क्लास का, 5 क्लास, हर बच्चे के पास अपना एक रखा हुआ। उसके भी नुकसान यही है लंग्स में, या आंतों में इन्होंने कहा कि लंग्स का हो सकता है या पेट में हो सकता है। तो क्या उससे नुकसान भी इतने ही है जैसे कि सिगरेट वगैरह के? ठीक है। लड़के लड़कियां मतलब सभी हैं, छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं, आप बाहर निकले, आप कराची में तो मतलब ये चीज आम हो गई है। तो मैं जरा परेशान हूँ, क्योंकि मैं तो खैर सख्ती रखती हूँ बेटे पर, लेकिन भाई देखें बाहर निकलता है बच्चा, हमें नहीं पता कि वो बाहर क्या कर रहा है। बिल्कुल हम नहीं लेके दे रहे, दोस्त लोग। बिल्कुल, थैंक यू साइमा कि आपने इस चीज़ को हाईलाइट किया, और बहुत शुक्रिया आपने कॉल भी की है। इनका जवाब यही है कि वेपिंग जो है ना, रिसर्च कहती है कि 10 टाइम्स ग्रेटर इसका डैमेज है देन दी नॉर्मल स्मोकिंग। इसका रीज़न ये है कि वेपिंग की एक आप देखेंगे कि स्टिमुलेट करता है फ़ौरन से, तो इसलिए तो वेपिंग बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही है। स्मोकिंग में इतना जल्दी स्टिमुलेट नहीं करता जितना वेपिंग में करता है, और डायरेक्ट इफेक्ट है, अनफिल्टर्ड है, तो वो पेशेंट जब लेता है ना तो उसका नुकसान सिर्फ लंग्स, एसोफेगस, ओरल कैंसर की तरफ सिर्फ नहीं होता, बल्कि आपके थ्रोट कैंसर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि वो आपके थ्रोट की लाइनिंग को बिल्कुल बर्न कर देते हैं। आई हैव विटनेस्ड सच पेशेंट्स और केसेस कि आप ज़्यादा कूल लगने के लिए, या स्टिग्मा है, लोग सब कर रहे हैं, कॉमन है, फैशन है, उस वजह से जो है ना लोग यूज़ करते हैं, बट दिस इज़ मोर हैज़र्डियस देन अदर टाइप्स ऑफ स्मोकिंग। तो इसमें
हमें स्ट्रेटजीज ये करनी चाहिए कि स्कूल के अंदर जो है ना हमारे ओरल स्क्रीनिंग्स भी होनी चाहिए, ओरल कैंसर के ऊपर अवेयरनेस सेशंस होने चाहिए। ये प्राइमरी हेल्थ जो हमारे होते हैं ना प्रोफेशनल्स, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डेंटिस्ट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गो आउट एंड रीच आउट टू सच पीपल। और ख़ासतौर पर पेरेंट्स की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो देखें कि आपके बच्चे के पास वेप है नहीं है। जैसे वो साइमा बता रही हैं कि 3-4 क्लास के बच्चे भी वेपिंग कर रहे हैं, तो उस टाइम ना तो उनकी इतनी इम्यूनिटी है ना वो एज है, और वो कितना ज़्यादा डैमेज करेंगे अगर ये अभी से ही शुरू हो जाते हैं वेप करना। आई थिंक बच्चों को बिठा के अवेयरनेस देने की बहुत ज़रूरत है और ऐसी चीज़ें दिखाने की ज़रूरत है कि इसके क्या वर्स्ट हो सकते हैं कॉन्सिक्वेंसेस, तो उनको अवेयरनेस इसी तरह से मिलेगी। कुछ वीडियोस दिखाएं, कुछ पिक्चर्स दिखाएं, कोई चीज़ें दिखाएं, ताकि टेबल टॉक करके वो घर में भी हो रहा हो रीइंफोर्समेंट और स्कूल्स में भी हो रहा हो। लेकिन बच्चे आजकल के बड़े तेज है, वो कहते हैं तो कुछ भी नहीं है, इसका कोई नुकसान नहीं है। आई थिंक पहले गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा इकदाम उठाया था कि इसको उन्होंने बैन बैन कर किया दिया था, लेकिन फिर वो अंडरग्राउंड वापस शुरू होने लग जी। गया। तो आई थिंक ये हर तरीके से स्टेक होल्डर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, टुगेदर वी कैन मेक अ चेंज। तो वो वाली चीज़ है कि करना ज़रूरी है क्योंकि इट्स गेटिंग टू मच नाउ इन द मार्केट। सही है कि जहाँ पर हम कहते हैं कि तंबाकू नोशी जो है वो आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, वहीं पर ये जो वेप या ई सिगरेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा होता है, बच्चे के हाथ में ये चीज़ मौजूद होती है, ये भी उतनी ही डेंजरस है, बल्कि ये स्मोकिंग से भी ज़्यादा डेंजरस है, 10 टाइम ज़्यादा डेंजरस है। तो आप समझें कि जो खुदा ना खास्ता जो अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं वो उसने 10 साल या 20 साल बाद आपको जाके नुकसान पहुंचाना है, ये आपको 3-4 सालों में ही नुकसान पहुंचा देगा। तो इसलिए अपने बच्चों के ऊपर, अपने जो इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनके ऊपर ध्यान रखा करें। लास्टली डॉक्टर सलीमा, क्या आप इनको रिकमेंड करना चाहेंगी, क्या आप कहना चाहेंगी, पैगाम देना चाहेंगी? सो मुझे लगता है चैरिटी बिगेन्स एट होम, हम अपने घर से शुरू करें। मैंने एंटी टोबैको च्युइंगम्स की जैसे बात की, घर के अंदर ऐसी चीज़ों को आने ही ना दें। हमेशा हम बात करते हैं कि अगर आप उनको एक्सेस देंगे, अगर आप उनको बच्चों को जाने की एक्सेस देंगे तो वो यूजुअली कॉमन चीज़ें होंगी घर के अंदर। सो मुझे लगता है टुगेदर वी कैन चेंज दिस वर्ल्ड, और स्टेपिंग स्टोन से हम सबके, अगर हम लोगों तक पहुंचाएंगे रसाई इस चीज़ की कि हम ओरल हाइजीन को चेक तो करवाते हैं लेकिन ओरल स्क्रीनिंग कैंसर की नहीं करवाते। सो हम जाएँ 6-6 माह बाद अपने आप को चेक करवाएं, और अगर आपको ऐसा कोई छाला दिखता है जो आपको समझ नहीं आ रहा और आपको दर्द दे रहा है या खून निकाल रहा है, तो फ़ौरन अपने ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन या डेंटिस्ट के पास रुजू करें, और वही राइट पर्सन है आपको डायग्नोस करने के लिए। ठीक है कि कोई भी अनयूजुअल सा छाला बन रहा है आपकी, या अनयूजुअल सी चीज़ जो है ना आपको लग रही है कि एक लेयर सी आती जा रही है आपके मुंह के अंदर, तो उसको आपने सीरियस लेना है, उसको नॉर्मल नहीं समझना है, एटलीस्ट जाके डॉक्टर को एक दफ़ा ज़रूर चेक कराना है। तो डॉक्टर सलीमा हमारे साथ मौजूद थी। थैंक यू सो मच डॉक्टर सलीमा कि आप आई, और ओरल कैंसर के ऊपर हम बात कर रहे थे। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं बच्चों के हवाले से कि बच्चों का जवाब देना हमेशा बदतमीज़ी क्यों कंसीडर किया जाता है। बच्चों की राय सुनना और उन्हें अपनी बात एहतराम के साथ रखने का मौका देना आज के दौर में हर वालिदैन और उस्ताद के लिए एक नहायत अहम चीज़ है। अक्सर ये समझा जाता है कि बच्चे अपनी बातें करते हुए ना बदतमीज़ हो जाते हैं, लेकिन हकीकत में ये उनकी खुद एतमादी और अपने जज्बात के इजहार की निशानी होती है। जब बच्चों को ये सिखाया जाए कि वो अपनी बात मुहज़्ज़ब अंदाज में रखें और दूसरों के जज्बात का भी ख्याल रखें, तो वो ना सिर्फ एक मजबूत शख्सियत के हामिल बनते हैं, बल्कि जो उनके ताल्लुकात कायम करने का हुनर है ना, वो भी सीख रहे होते हैं। लिहाजा जितने भी पेरेंट्स हैं और जितने भी टीचर्स हैं, उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो बच्चों की बातों को अच्छे तरीके से फोकस्ड रहकर सुने, एक्टिव लिसनर बने, उनको रहनुमाई फराहम करें, उन्हें मुस्बत अंदाज में इजहार की हौसला अफजाई करें। तो आज हम इसी मौजू पर बात करने जा रहे हैं कि बच्चे अपनी राय का इजहार बिला खौफ व ख़तर कैसे कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ चैलेंजेस में खुद मुख्तार और फैसला कुन किस तरह बना जा सकता है। तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर आयशा पुरी ने आज हमें जो है ना वो इस सेगमेंट में ज्वाइन किया है, जो कि माहिर नफ्सियात हैं। तो उनसे बात करते हैं। डॉक्टर आयशा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया इस अपॉर्चुनिटी के लिए कि आज मैं अब इस टॉपिक पे कुछ आपको इंसाइटफुल जो है वो इन्फॉर्मेशन और सारी हमारे साथ आप शेयर करेंगी। थैंक यू कि आप आई डॉक्टर आयशा। बच्चे का जवाब देना, इसी से मैं स्टार्ट करूंगी कि बच्चे का जवाब देना वालिदैन को या बड़ों को हमेशा बदतमीज़ी क्यों लगता है? देखिए जी, आप हम सब अकॉर्डिंग टू द रिसर्च भी अब ये जानते हैं
कि एनवायरनमेंट जो होता है वो ही हमें हमारी नशो नुमा में मदद देता है। बच्चों का जवाब देना बदतमीज़ी अब भी समझा जाता है और आज से 20 साल पहले भी समझा जाता था और उससे 10 साल पहले या 50 साल पहले भी समझा जाता था। क्योंकि सोसाइटी के अंदर जो हम देखते हैं वही हम सीख रहे होते हैं। बच्चों का जवाब देना इस वक्त बदतमीज़ी दौर हाजिर में इसलिए समझा जाता है क्योंकि जब हम छोटे थे तो हमारा भी जवाब देना बदतमीज़ी ही समझा जाता था। तो एक्चुअली जो सोशल कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है उसने ट्रांसफ़र ही इस बात को ऐसे किया है सोसाइटी के अंदर और पर्टिकुलरली इंडो पाक जो हमारा कल्चर है उसके अंदर। अगर बच्चों को ये जवाब को बहैसियत इंडिविजुअल लिया जाए तो उनकी राय जो है वो दौरे हाजिर के बराबर मुताबिक होती है। ठीक है, मिसाल के तौर पे मुझे तकरीबन 20 साल से ज़्यादा टीचिंग एंड लर्निंग डोमेन में हो गए हैं और एजुकेशनल साइकोलॉजी ही मेरा जो है एरिया है। और मैं अभी तक अपने करियर में 5 साल के स्टूडेंट से लेके 25 साल के स्टूडेंट को डील कर रही हूँ और इससे आगे भी। तो आप समझ सकते हैं, और एक माँ भी हूँ, कि इंसाइटफुल मैंने शुरू में इसलिए कहा कि हमारे यहाँ सुनने का जो है और एक्सेप्टेंस का जो है वो कल्चर ही नहीं है। ठीक है। हर बड़ा समझता है कि जो हमने बात की है वो सही है और वह हरफ आखिर है। गुंजाइश तब पैदा होती है कि जब आप बच्चे को एज एन इंडिविजुअल लें, और इसका मतलब ये भी बात ज़रूरी नहीं है कि उसकी हर ही बात को सुना जाए। अब ये दो डिफरेंट एक्सट्रीम्स इस वक्त सोसाइटी में आपको इस डोमेन में देखने को मिलेंगी। एक तरफ तो ये है कि बच्चे की हर बात ही सुनी जाती है और उसकी हर बात ही को मुकम्मल तौर पे उसी तरह माना जा रहा है जैसे हरफ आखिर कहा जाता है कि ये। दूसरी तरफ डिसिप्लिन करने के लिए इसकी सेकंड एंड है जिसमें बच्चे की थोड़ी ही बात को, चाहे उसने कलर के ऊपर डिसीजन लेना हो कि ये कलर नहीं मैंने पहनना, वो नेगेट किया जाता है। जी, वो नेगेट किया जाता है। तो एक्चुअली होता ये है कि हमारे जो कल्चरल नॉर्म्स हैं उनका इसके अंदर बहुत हाथ है। ना तो मैं समझती हूँ उसमें रिलीजन का हाथ है, ठीक है, ना ही इसमें एजुकेशन का कोई हाथ है। हमारा तो रिलीजन ये भी कहता है कि आप अपने छोटे से बच्चे के साथ भी मशवरा करें। जी जी, हर फैसले से रिलेटेड। बिल्कुल ऐसे है। तो मैंने इसीलिए कहा ना रिलीजन यहाँ है और ना ही यहाँ पर एजुकेशन है। क्योंकि जब एजुकेशन की बात करते हैं वो तो एजुकेशन तो हमें बताती है कि आपके बच्चों के जो बिहेवियर्स हैं। सबसे पहले अगर मैं मैस्लो हायरार्की की बात करूँ तो बेसिकली मैस्लो सेज कि आपका बेसिकली लव और बिलोंगिंग है जो बच्चे को सबसे पहले सेफ करता है। ठीक है। तो जब बच्चा अपने घर में अपनी बात कहने में सेफ है और उसको पता है कि मेरी अम्मी या मेरे अब्बू मेरी बात को सुन रहे हैं और वैल्यू कर रहे हैं, तो उसकी पर्सनालिटी में ऑटोमेटिकली एक स्ट्रेंथ आती है, उसकी पर्सनालिटी की ग्रोथ अच्छी होती है और वो सेफ फील करता है। क्योंकि फियर सबसे बड़ा इंसान का एक जो है वो क्या कहते हैं उसके लिए खतरा है। खतरा जो फियर जो है ना वो उसको अनसेफ करता है। ठीक है। उसके बाद आपकी हंगर है, ये भी आपकी बेसिक नीड है, और लव आपकी बेसिक नीड है। अगर आप इफ़ यू फील लव्ड और आप इफ़ यू आर हैविंग समथिंग टू ईट, यू हैव मील, ये दो चीज़ें, और यू आर आउट ऑफ फियर, तो यू आर अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। ये 3 चीज़ें इंसान की बुनियादी ज़रूरियात में से हैं। तो खौफ में परवरिश होती है बच्चे की जब वो अपनी बात का इजहार नहीं कर सकता, वो बात का इजहार नहीं कर पा रहा होता। अच्छा, हमें यहाँ पे क्या लगता है कि जैसे हमने बात की कि हम भी जब अपने बचपन में थे तो हम भी नहीं बोल सकते थे, जवाब नहीं दे सकते थे क्योंकि वो भी बदतमीज़ी कंसीडर होता था। अब वो मल्टीप्लाई 10 के साथ कर लें वो और ज़्यादा चीज़ हो रही है। यहाँ पे क्या समझा जाता है कि जो बच्चा आपकी डांट डपट सुन लेगा, आपके गलत अल्फाज सुन लेगा और वो चुप कर जाएगा, उसकी खुद एतमादी सेल्फ इस्टीम कम हो जाएगी और वो आराम से सुन लेगा, हर चीज़ डाइजेस्ट कर लेगा, वो एक बाकिरदार बच्चा है और वो बहुत ज़्यादा सेंसिबल बच्चा है। और दूसरा वो आपकी इज्जत करता है इसलिए चुप कर गया है। हमने ये पैमाने रखे हुए हैं। एक बदतमीज़ बच्चा जो कि अपनी राय का इजहार कर रहा है, बता रहा है कि मैंने ये चीज़ करनी है, जवाब दे रहा है। एक बच्चा जो नहीं जवाब दे रहा, इन तमाम तर चीज़ों की वजह से उनको हम कहते हैं कि वो बहुत इज्जत करने वाला बच्चा है। एग्जैक्टली। इस बात को मैं थोड़ा सा एलेबोरेट ऐसे करूँगी कि अब ना चीज़ों के इंडिकेटर्स आर नाउ चेंज नाउअडेज। एक ज़माने में खामोश हो जाने को अदब ही समझा जाता था और इसको रज़ामंदी भी समझा जाता था। मिसाल के तौर पे इसकी एक एग्जांपल कोट करती हूँ जो ट्रेडिशनल सी एग्जांपल है।
पहले रिश्ते नातों के लिए बच्चियों से पूछा जाता था कि आपको ये मंजूर है, तो अगर जवाब नहीं आता था तो मतलब था कि हाँ है। इसी तरह लड़कों से पूछ लिया जाता था, अगर जो लड़का जवाब नहीं देता था तो यानी कि हाँ है। तो एक्चुअली खामोशी हाँ नहीं होती और ना भी नहीं होती। हर खामोशी हाँ या हर खामोशी हाँ या ना नहीं होती। सही है। उसके पीछे एंगर हो सकता है, ट्रू। उसके पीछे रिजेंटमेंट हो सकती है, उसके पीछे फियर हो सकता है, उसके पीछे कुछ अनईजी सिचुएशन हो सकती है। तो ये सब चीज़ें मिलके आपको खामोश कर रही हैं। तो इस वही बात है कि जो हमारा असेसमेंट क्राइटेरिया है सोसाइटी का, वो अभी भी सेम है जो कि आज से 100 साल पहले था, कि खामोशी शायद सभी चीज़ों के लिए अदब है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हम जब रिलीजन की बात करते हैं, जिसके लिए मैं आजकल इस बात पे बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र में हूँ कि जो दीन हमारे लिए आने वाले सारे ज़मानों के लिए है, वो यकीनन उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। ऐसे ही है, ट्रू, दैट्स ट्रू। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप जितनी भी तरबियत के तरीके देखें तो वो सुना करते थे, तहम्मुल से जवाब देते थे, बल्कि कुछ गुफ्तगू के आदाब हैं। अगर आप जैसे मेरे से बात करेंगे तो मैं आपकी तरफ तवज्जो करूँ। हाँ जी। सेम पैटर्न पेरेंटल जो है उसके अंदर ग्रूमिंग में है कि जब पेरेंट्स बच्चों की बात सुने तो उनको तवज्जो, इसलिए मैंने कहा ना एक्टिव लिसनर होना चाहिए। हम एक्टिव लिसनर नहीं है, एक्टिव लिसनर होना चाहिए। और वो उनको मुकम्मल तौर पे अगर 1 मिनट भी आप उनको दे देंगे तो वो सबसे पहले सेफ फील करेंगे। Exactly. जब वो सेफ फील करेंगे तो वो अपनी बात का इजहार कर सकेंगे। तो इजहार के बगैर तो किसी भी चीज़ को हम कहीं भी जो है वो रजिस्टर ही नहीं कर सकते ना। बगैर फ़ोन भी आवाज़ करता है, गाड़ी का हॉर्न भी आवाज़ करता है, एक चिड़िया भी बोलती है। तो आप खामोश करवा के कोई मसले का हल नहीं है। ये आपका अपना तय करदा पैमाना है कि ये बाअदब है चूँकि ये चुप हो गया। हाँ जी। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बाअदब नहीं है। असल में उसने वही प्रैक्टिस देखी है जो शायद आपने देखी थी जब आप बड़े हो रहे थे। तो बच्चों के लिए, पेरेंटिंग के लिए तो मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहूँगी यंग पेरेंट्स से भी, और जो पेरेंट्स मेरे तरह मिडिल एज के हैं, कि घर के अंदर एनवायरनमेंट में अपने बच्चों को सुने और उनकी राय को अहमियत दें। उसका जो माइंडसेट है बच्चे का, जो आपका 12, 13, 14 साल का बच्चा है, जब आप 12, 13 साल के थे वो और दौर में है, आप और दौर में हैं। दौर हाजिर में आप देखें टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए कितनी दफ़ा आपको अपने बच्चों से हेल्प लेनी पड़ती है। तो इसका क्या मतलब है कि वो कुछ एरिया में हमसे थोड़े से बेहतर हैं, थोड़े से आगे हैं, बिल्कुल। तजर्बे में शायद हम ज़्यादा हैं, लेकिन उनकी नए दौर के हिसाब से बहुत सारे मामलात में हम उन पर डिपेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वी नीड टू हैव दैट गट एज अ पेरेंट टू लिसन टू योर चाइल्ड फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंडली गिव देम रिस्पेक्ट। जब तक बच्चा आपको इज्जत देता नहीं देखेगा ना, कि आप बच्चे की रिस्पेक्ट नहीं करें, तो वो आपको वापस से रिस्पेक्ट नहीं करेगा। शायद जब तक वो कमज़ोर है, जब तक उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है तो वो करता रहे, लेकिन जैसे ही उसके पास ताकत आएगी तो वो पैटर्न को रिवाइज करेगा। इसको मैं यहाँ कोट करती हूँ। जब मैं बड़ी हो रही थी तो मैं बहुत सारी चीज़ों में आज तक मैं देखती हूँ कि अपने पेरेंट्स को फॉलो करती हूँ, हालांकि वो अब दुनिया में नहीं है। जैसे कि मेरे वालिद हमेशा किसी बच्चों से मुस्कुरा के बात करते थे। वो जब कभी घर में आते थे तो कोई गिफ्ट लेके आते थे तो वो सबसे पहले घर के सबसे छोटे बच्चे को देते थे। सही है। एक दिन मैंने अब्बा से पूछा कि ये आपका प्रैक्टिस क्यों है, क्योंकि आप फैमिली में आया, हम लोगों का केक लाए, कुछ बड़ों को दें। उन्होंने बहुत खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सबसे छोटा बच्चा, 2 साल का बच्चा खड़ा, उन्होंने गिफ्ट दे दिया। उन्होंने कहा छोटे बच्चे में तहम्मुल कम होता है, क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती है। ट्रू। तो बड़े जो हैं वो तो समझदार हैं, वो तो मैच्योर हैं। तो ये केक अगर आप घर के सबसे बड़े को दे रहे हैं तो आया तो घर वालों के लिए ना, आप उसके हाथ से टच करवा दें कि बैग उसने पकड़ लिया, उसके बाद बेशक को डाइनिंग टेबल पर रख दें। इससे उसको ही फील लाइक ही इज अ पार्ट ऑफ द फैमिली। आप उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं। तो ये तो डेली डे टू डे लाइफ में हम ऐसी बहुत सी चीज़ें देखते रहते हैं। तो बच्चों को बात करने दें। इसके लिए पेरेंट्स की जो है ना वो तरबियत, वो काउंसलिंग बड़ी ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है कि बच्चों की जहाँ काउंसलिंग ज़रूरी होती है वहाँ पे पेरेंट्स की भी ज़रूरी है कि जहाँ पर आपको लगता है कि आपकी राय का एहतराम करना चाहिए लोगों को, इसी तरह बच्चों को भी ये लगता है कि उनकी राय की भी इम्पॉर्टेंस होनी चाहिए। वो घर में जो है ना वो अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंट होकर अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, अपनी बात जो है आप लोगों तक पहुँचा सकते हैं बिला खौफ व ख़तर से। तो उसी चीज़ को हमने थोड़ा सा
एलेबोरेट करने की कोशिश की है। डॉक्टर आयशा पूरी हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर आयशा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप आई और इस टॉपिक के ऊपर हमारे साथ बात की है। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ आर्ट के हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे घरों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम वेस्ट समझकर फेंक देते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास ये फ़न मौजूद होता है, जिनके पास ये आर्ट मौजूद होता है कि वो जो वेस्ट हमें चीज़ें लग रही होती हैं वो उनको भी रिसाइकल करके अच्छा बना लेते हैं और उनको दोबारा से रीपर्पसफुल बना लेती हैं। तो एक ऐसी ही आर्टिस्ट हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जो कि रिसाइकलिंग करती हैं, रीपर्पस करती हैं चीज़ों का, कि उनको दोबारा से अपनी ज़िंदगी के अंदर यूज़ के लिए काबिल बनाया जा सके। तो उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं, किस तरह का काम कर रही हैं, किन किन चीज़ों को वो रिसाइकिल करती हैं, तो उनसे बात करते हैं। हमारे साथ सैयदा ज़हरा बातूल मौजूद है इस वक्त स्टूडियोज़ में। ज़हरा जी, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा बताइए अपने काम के बारे में, कब से आप काम कर रही हैं और किस तरह का काम कर रही हैं, रिसाइकलिंग का काम कर रही हैं? बेसिकली अपसाइकिल है। मतलब मैं रीयूज़ करती हूँ उन्हीं चीज़ों को। मतलब जैसे हम ब्रोकन ग्लास होते हैं, वो अगर हम डस्टबिन में डालते हैं तो वो एनिमल्स हार्म होते हैं उससे। मैंने उसको इकट्ठा करना शुरू कर देती हूँ, फिर उससे मैं बनाती हूँ फ्रेम्स। उसके बाद ब्रोकन ज्वेलरी से, और ये जैसे ये जो मैच स्टिक्स होती हैं, जी ठीक है, बर्न्ड मैच स्टिक्स, हाँ, उनके साथ मैं बनाती हूँ। वेरी नाइस। और मतलब जो चीज़ भी हम वी थ्रो देम आउट, उसकी बजाय मैं उनका संभाल के रखती हूँ और फिर उनसे मैं। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस। इसके अलावा भी दिखाइए हमें और क्या क्या बनाया हुआ है, और थोड़ा सा स्टे भी करिएगा कैमरा के अंदर, ताकि हमारे लोग उसको अच्छे तरीके से देख सकेंगे किसके साथ कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि आपने बनाई हुई। ये किसके साथ बनाया आपने? ये बेसिकली जो केक के बेस होती है, जो हाँ, वो जो हमारे घर में मिनी केक्स आते हैं, जो जी केक्स आते हैं, उसके नीचे जो बेस उसमें वो ऊपर से बारीक सा उतारें, तो ये कोरुगेटेड शीट की तरह निकलता है। उसके ऊपर मैंने पाइन के लीव्स के साथ और रोप के साथ बनाया है। और मतलब जो पीसेस रोप के होते हैं या फैब्रिक होता है, हाँ, और उसको इसी तरह मैं मतलब उन हर चीज़ को यूज़ करती हूँ, किसी चीज़ को थ्रो नहीं करती। और लिटरली इट्स लुक लाइक खुद पेंटिंग की हुई है इसके ऊपर, मतलब ऐसे लग रहा है पूरा पेंट हुआ हुआ है। जी, ये मतलब ये 3D है, जो मेरा पसंद का काम है, इट्स 3D आर्ट। ओके, ये 3D आर्ट वर्क के अंदर आप इसको अपसाइक्लिंग और रीपर्पसिंग कर रही हैं। जी जी बिल्कुल। ओके, थैंक, वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग। इसके अलावा ये जैसे थोड़ा सा फैब्रिक मेरे पास सिल्क का पड़ा हुआ था जी, उसमें मैंने पर्ल्स और उसको 3D बनाया है, उसमें पर्ल्स लगा के। वेरी नाइस। मतलब मेरे घर वाले ये कहते हैं कि आप जो हैं, आप बहुत ज़्यादा चीज़ें जमा करती हैं। बहुत ज़्यादा, आप किसी भी चीज़ को ज़ाया नहीं होने देती हैं। ये एक अच्छी चीज़ है। ये तो लिटरली बहुत अच्छा लग रहा है, देखने में इतना अच्छा लग रहा है। ये क्या चीज़ है? ये भी ब्रोकन ज्वेलरी टाइप की, बच्चों की जो वो पिन्स और ये वो टूटती हैं ना, तो वो हम फेंक देते हैं। ठीक है। तो मैंने उसको उन सारों को इसमें यूज़ किया है और डीप फ्रेम बनाया इससे। ठीक है, ओके। और मैंने मिनिमलिस्टिक बनाया है कि वो मतलब सेम ब्लैक में। इसी तरह से जब ये शादी वगैरह पे जब कोई चीज़ें बच जाती हैं आपकी, ये स्टोन्स, डायमंडीज बच जाते हैं, तो उनसे मैं इस तरह मतलब ये बना लेती हूँ। वेरी नाइस, वेरी क्यूट। ठीक है। और सीखते हैं कि ये आर्ट किस तरह का है और किस तरह हम इसको घर पे बना सकते हैं और कौन कौन इसको अच्छे तरीके से कर सकता है। बहुत ही खूबसूरत आर्ट है, मुझे तो बहुत ही पसंद आया कि भाई आपके घर की जो भी चीज़ होगी वो वेस्ट नहीं जाएगी, आप उसको अपसाइकल कर सकते हैं, अच्छे से उसको जो है ना वो एक नई शक्ल दे सकते हैं। ये देखिए जैसे ये पिस्ताशियो मैंने मल्टी कलर आजकल घर में आ रहे होंगे ना, घर पे ड्राई फ्रूट आ रहा होगा, ये पिस्ते भी आ रहे होंगे
होंगे, तो इसके जो छिलके हैं ना वो आपने ज़ाया नहीं करने हैं, वो अब इस तरह करने हैं। खाली पिस्ते नहीं, वॉलनट्स का भी बनते हैं, लेडी बग्स बनती हैं बहुत खूबसूरत। ओके। और स्टोन्स से, इनसे जितने भी हार्ड शेल्स भी उससे बनते हैं ना शेल्स। पीनट के चूंकि ना जल्दी वो उस पे असर ठीक है हो जाता है वेदर वो का, थोड़ा सा इन पे वेदर का नहीं होता, तो ये फिर ये बहुत अच्छा चले फिर साथ साथ बनाएं और दिखाएं हमारे देखने वालों को। ये जैसे मतलब मैं ट्री बनाऊंगी, तो ये सारा खुद ही करती हैं या और भी मतलब हेल्प लेती हैं? मैं पहले तो खुद ही अब तक कर रही थी, लेकिन अब मैंने कहा है कि मेरे पास जो भी मेरे साथ आके जुड़ना चाहे वो मतलब वो सीखें भी, अपने घर में भी करें और मेरे साथ भी हेल्प करें और ग्रो करें, मतलब वो भी ग्रो करें, मैं भी ग्रो करूँ। ठीक है। तो ये जो चीज़ें अभी बनाई हुई हैं आपने, जितने भी प्रोजेक्ट, जितनी भी चीज़ें बनाई हुई हैं आपने, तो इसको सेल आउट कर रही हैं आप? जी, मैं कई दफ़ा स्टॉल्स लगते हैं जो मतलब डिफरेंट, कभी जाती हूँ, कभी मतलब बहुत मेरा दिल चाह रहा है कि मैं ऑनलाइन ज़्यादा उस पर करूँ फोकस, क्योंकि वहाँ ज़्यादा बड़ी हैवी चीज़ें हैं तो इनको लेके जाना, और उसका वहाँ पर मतलब ऑडियंस भी ज़्यादा है ना, मैसेज तक आप पहुँच सकते हैं जी बिल्कुल, थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू इंटरनेट। तो उसका क्या फीडबैक क्या आता है जब सोशल मीडिया पर भी इसको आप कर रही हैं, रन कर रही हैं? तो सोशल मीडिया पे भी अच्छा रिस्पांस आता है बहुत। ठीक है। और अब ये कि जो इसमें मैं जाती हूँ स्टॉल्स में, उसमें भी बहुत अच्छा रिस्पांस आता है और बहुत अच्छा मतलब ख़रीदते भी हैं लोग। सही है, ठीक है। चले साथ साथ बनाएं भी। जी जी। आज से आप लोग भी जितने भी देखने वाले हैं ना, घर की कोई भी चीज़ आपने वेस्ट नहीं करनी है, सारी चीज़ें आपने ना जमा करना शुरू कर देनी है और फिर आपने सोचना है कि उन चीज़ों से आप क्या चीज़ ऐसी है जो घर की डेकोरेशन के लिए आप बना सकते हैं, उसको आप साइकिल कर सकते हैं ताकि वो वेस्ट भी ना हो और आपकी बचत भी हो जाए। ये सारी चीज़ें वो होती हैं जो कि आपके पैसे भी बच जाते हैं और घर में ही वो चीज़ें मौजूद होती हैं। तो वो अभी बनाना हमें सिखा रही हैं कि जितने भी ये जो शेल्स होते हैं पिस्ताशू के, पिस्ते के, इसके थ्रू आप किस तरह इसको आप साइकिल कर सकते हैं। आपने भी बना लिया अपना, वो थोड़ा सा ज़रा दिखा दें, फिर हम जो है ना आगे चलते हैं अपनी तरफ। बहुत शुक्रिया आपका भी सैयदा ज़हरा बतूल हमारे साथ मौजूद। अब कुछ वेदर पैटर्न्स के हवाले से बात कर लेते हैं। पहले कभी हुआ करता था कि जब ठंड आया करती थी, सितंबर के लास्ट से हल्की हल्की सी खुनकी महसूस होना शुरू होती थी, फिर अक्टूबर आता था, अक्टूबर में फिर अच्छी खासी ठंड पड़ती थी और फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक हम लोग बड़ा एक ठंड वाला मौसम, विंटर्स अच्छे तरीके से इंजॉय कर रहे होते थे। अब नवंबर एंड होने वाला है और आप देखें कि सुबह के औकात में भी अभी गर्मी लग रही होती है कि सूरज जितनी आपोताप के साथ चमक रहा होता है और रात के वक्त अच्छी खासी अब ठंड होना शुरू हो गई है। लेकिन वो वाली ठंड नहीं आई है जो हमने बचपन में या फिर लड़कपन में जो विटनेस की हुई है। क्या वजह है वेदर पैटर्न के बारे में आज हम जानेंगे। वैसे तो एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे कि इस साल एक तो जल्दी आएगी ठंड और दूसरा बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने वाली है। तो अभी तक तो ठंड उस तरह ही नहीं है कि जिस तरह कहा जा रहा था। तो आगे क्या पेशेंगोई की जा रही है, किस तरह आने वाले जो दिन हैं वो रहने वाले हैं ठंड के लिहाज से, उस पर बात करनी है। सुहेल कैसर साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है, उनसे बात करते हैं। सुहेल साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? का शुक्र, आप सुनाइए। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। सुहेल साहब आपके लिए आ गई है ठंड कि नहीं? नहीं, सर्दी तो नहीं आई ना, उस तरह नहीं आई जो हमने बचपन में या लड़कपन में देखी थी कि अक्टूबर से स्टार्ट हो जाती थी, फिर एक पूरा सीजन रहता था। मोस्टली तो जो सर्दियों का स्टैंडर्ड टाइम होता था वो होता था 15 अक्टूबर से 15 फरवरी तक, और अभी आज देखिए कि आज 26 नवंबर हो गई और अभी तक जो दिन के औकात में दोपहर के वक्त अच्छी खासी हिद्दत महसूस होती है। रात को थोड़ा सा टेम्परेचर अभी गिरे हैं, मतलब गुज़श्ता रात 9.8 डिग्री तक नीचे आया है और इस सीज़न के दौरान मतलब ये पहली मरतबा सिंगल डिजिट में आया है। उससे पहले ये 10 से ऊपर ही रहा था और अभी भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल है। उसकी वजह यह है कि सर्दी जो है वो बेसिकली जब उस वक्त बढ़ती है जब बारिश होती है या बर्फ़बारी का सिलसिला होता है। तो बर्फ़बारी का सिलसिला तो शुरू हो गया लेकिन पंजाब में बारिशों का सिलसिला शुरू नहीं हो सका
और जब ये बारिशें होंगी तो तभी सर्दी की शिद्दत में ज़्यादा इजाफ़ा मुमकिन है। लेकिन नवंबर में तो अगर आपकी कोई ख्वाहिश है बारिश वारिश होने की तो उसको तो फ़िलहाल दबाए रखें, और दिसंबर के पहले 10 दिनों तक भी कोई इम्कान नहीं है। दिसंबर के मिड में जाकर या फिर शायद दिसंबर के एंड में जाकर कुछ हल्का फुल्का कुछ सिस्टम आ जाए तो एक्सपेक्टेडली मतलब हम भीगा भीगा सा दिसंबर नहीं सुन सकते हैं। भीगा भीगा सा दिसंबर क्या सुनना है, हम तो सुरमई शामें जो सर्दियों के आगाज से पहले जब एबट रोड पर कश्मीरी चाय की महफिलें सजा करती थी, उसके साथ वो छोटी खताइयाँ, और मतलब ये ऐसा मौसम होता था जिसका सभी इंतज़ार करते थे कि ना गर्मी है ना सर्दी है और साफ़ सुथरी फ़ज़ाएँ हैं। लेकिन 2016 के बाद से तो हम जो अच्छी अच्छी फ़ज़ाएँ हैं उनको भूल ही गए हैं, क्योंकि स्मोक जी ने ऐसा कदम जमाए हैं कि वो 2016 में पहली मरतबा ये सिलसिला शुरू हुआ और अभी तक पूरी आबोताब के साथ चल रहा है, और ये लगता है ऐसे ही है कि आगे भी इसी तरह चलता रहेगा। तो ऑब्वियसली जब ये इस तरह की चेंजेस आएंगी तो फिर जो मौसम का पैटर्न है उसमें भी तब्दीली बट समहाउ तो जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने तो कहा था कि रवा साल एक तो सख्त ठंड पड़ेगी और जल्दी आएगी ठंड। अच्छा, इसमें मैं आपके ये थोड़ा सा दूर कर दूं, ये सिर्फ सोशल मीडिया तक ही था, सोशल मीडिया तक था, क्योंकि उस वक्त भी मैंने फिर एक रिपोर्ट बनाई थी जब ये खबरें गर्दिश कर रही थी सोशल मीडिया पर एक्सपर्ट्स की राय लेकर, तो उनकी तरफ से बताया गया था कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये मामूल के मुताबिक ही सिलसिला रहेगा। अलबत्ता बारिशों का कुछ हेर फेर है, बारिशों की ऊंच नीच है, उसका टाइम कुछ आगे पीछे हुआ है, बाकी सर्दियां जो हैं वो वैसे। अब देखिए ना, अगर गुज़श्ता 30 सालों का जायज़ा लें तो जो एवरेज टेम्परेचर है वो तकरीबन 13 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब रहा है इस दिनों के दौरान। और अब अभी आप देखें तो अभी का टेम्परेचर देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि 9.8 जो है मिनिमम टेम्परेचर रहा, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये टेम्परेचर के लिहाज से तो सिलसिला जो है वो अभी तक इसी तरह चल रहा है, मतलब गुज़श्ता कई सालों से। सो इसमें कोई ऐसी कोई बड़ी चेंज नहीं है, और जो बहुत ज़्यादा सर्दी और बहुत पहले आने वाली सर्दी की बातें थी वो बातें गलत थी, उसमें कोई हकीकत नहीं थी। और जब वो इस तरह सर्कुलेट होना शुरू हुई तो तभी फिर मैंने एक्सपर्ट से रब्ता किया तो उन्होंने कहा नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ सिलसिला नहीं है, पैटर्न इसी तरह आगे चलता रहेगा। ये है कि सर्दियों का दौरानिया अलबत्ता मुसलसल जो है वो श्रिंक होता जा रहा है। और अभी आप देखिए कि मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम 15 दिसंबर टू 15 फरवरी वी कैन एंजॉय फुल विंटर, लेकिन अभी तक इसके बारे में हतमी तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो अभी अब देखिए कि कितना दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3 तकरीबन महीने जो हैं उसमें आप सर्दी, और उससे पहले क्या होता था 15 अक्टूबर से 15 फरवरी, 5 तकरीबन 5 महीने बनते थे, एंजॉय करते थे। और अब ये तक श्रिंक होकर 3 महीनों तक रह गई हैं। वो भी पता नहीं है कि 3 महीने होंगे भी कि नहीं होंगे, ऑब्वियसली जब तक बारिशें नहीं बरसती। आप देखें सर्दी का भी एक कोई ख़ास ऐसा तो है नहीं, अगर आपको इस मौसम में भी सर्दी लगती तो आप कहेंगे सर्दी आ गई, या मुझे नहीं लगती तो, लेकिन एक सर्दी वो होती है जो सभी को महसूस होती है, जिसमें सभी फिर वो ठिठुरती हुई सर्दी जो हमने सर्दी होती है। तो ये सिलसिला है, और इसके बहुत सारे फैक्टर्स भी सामने आए हैं जो मतलब अभी अब जब हम फितरत के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो फिर फितरत भी अपना रंग रूप तो दिखाती है ना, तो ये उसी के ये क्या आलमी हिद्दत की वजह से ये पैटर्न चेंज होते जा रहे हैं हमारे वेदर पैटर्न? देखें, एक तो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, एक अर्बनाइजेशन है। इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो सिलसिला है वो तो पूरी दुनिया में है, और पूरी दुनिया में टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन हम जैसे ममालिक बेचारे मुफ्त में ही मारे जाते हैं कि हमारा जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसमें 1% का हिस्सा है मर के, शायद 1% भी ना हो, तो लेकिन जो हम उसके जो असरात हमें वो तकरीबन 70-80 तक हम जो है बर्दाश्त कर रहे हैं। मतलब हमने किया कुछ नहीं है, लेकिन हमें कुछ ना किए जाने की भी जो है सज़ा भुगतनी पड़ रही। और अगर हम पर्टिकुलरली अपने मुल्क की बात करें तो इसमें एक जो ये सिलसिला चल रहा है ना इसका बेहंगम शहरों के बढ़ने का, ये एक बहुत बड़ा मैटर है कि हम किसी उसके बगैर अपने शहरों को बढ़ाते जा रहे हैं। इसी वजह से शहरों में स्मोक भी ज़्यादा है, आलूदगी भी ज़्यादा है, और जो मौसम की तब्दीली है वो भी शहरों में ज़्यादा महसूस होती है। कमर्शलाइजेशन का जो एक सिलसिला हमारे यहाँ चल निकला है,
तो उसने फिर मौसमों को भी असरअंदाज उस तो पर जैसे जैसे आबादी बढ़नी है सुहेल साहब, तो कमर्शलाइजेशन या आबादी के लिहाज से शहर ऑब्वियसली वसी होंगे ना। नहीं तो देखें, फिर और उसमें क्या करें? ये है कि एक अक्सर हदीस का हवाला दिया जाता है जी कि फरमाया गया था कि अपने शहरों की आबादी को एक मुकर्ररा हद से आगे ना बढ़ने दो, यानी अगर उससे आगे बढ़े तो फिर आप नए शहर बसाएं। तो हम नए शहर तो हमने नहीं बसाए, हमने अब लाहौर, जो लाहौर हमने देखा हुआ है ये तो मतलब अब लगता ही नहीं है लाहौर है। मतलब जलो मोड़ से लेकर ठोकर न्याज बेग, फिर इधर से ज़िला कचहरी से लेकर आगे मतलब ये मुस्तफ़ाबाद ललियानी तक, ये सारा सिलसिला जो है लाहौर इतना सीओ रीज हो गया। और ये तो सारे मतलब पार्टीशन तक 1952, 53, 54 तक, तो ये जो चुबुर्जी है यहाँ पर किसान जो है, यहाँ खेत ही खेत होते थे, किसान जो है काश्तकारी किया करते थे। हाँ हाँ। और इधर से आप आगे मुगलपुरा से इधर आगे निकलते तो आपको सारे खेत नज़र आते थे, फालसों के वो नज़र आते थे, फालसे लगे हुए नज़र आते थे, फालसों, अमरूद के बाग बेशुमार। ये वो है इधर मुगलपुरे वाली साइड पे जो हमने अपनी आंखों से देखा है। और फिर जो कायद-ए-आज़म इंटरचेंज है जो वो हरबंसपुरे वाला, यहाँ पर तो इतनी पंजाबी फ़िल्मों की शूटिंगें हुआ करती थी, जो हम नहर पे नहाने जाया करते थे, तो यहाँ पर हर रोज़ कभी सुल्तान रही, कभी आसिया बेगम, कभी कोई, ठीक है ना। अब इंटरचेंज इतना बड़ा बन गया, यहाँ पर लकड़ी का एक छोटा सा पुल होता था और बड़ा ही रोमांटिक सा वो पुल था, मतलब हाँ, उसकी वो लकड़ी की रेलिंग थी और कच्चे सारे रास्ते थे। और फतेहगढ़ से आगे तो सड़क ही नहीं होती थी। वो जो भट्टा मालकान थे उन्होंने अपनी मदद आपके तहत वो, और जिसको कहते हैं ना पंजाबी में वो केरी डाल के, वो जो भट्टों की वो डाल के उन्होंने एक सड़क बनाई होती थी ताकि ट्रालियाँ आ जा सकें। तो अब आप देखें हम मनाले तक हाउसिंग स्कीम में पहुँच गए हैं। और सबसे जो हमारे लिए है ना, अब एक ही बचा है जो वागा जोन है ना हमारे लाहौर का, यही एक ऐसा बचा है जिसको आप ग्रीन जोन किसी हद तक कह सकते हैं। और ये चूँकि इंडियन बॉर्डर के साथ में उलका है, तो यहाँ पर पानी का लेवल भी कदरे बेहतर और साफ़ है। और जब वहाँ पर भी हाउसिंग सोसाइटीज़ अब बन रही हैं, मिनाला तक चलेगी, जल्लो तक चलेगी, आगे वागा तक जा रही हैं, तो वो फिर जो रिजर्वायर्स हैं पानी के, उन पर भी उसका असर पड़ा है कि वो भी। और दूसरा, इंडियंस ने हमारे साथ एक और बड़ा हाथ किया, उन्होंने ये किया है कि जो पानी रावी और सतलुज का जितना वो स्टोर कर सकते हैं वो तो कर लेते हैं सैलाब में। तो उन्होंने साथ साथ क्या किया है कि उन्होंने पाकिस्तानी सरहद के साथ साथ जहाँ पर उनकी तरफ से नहरी पानी मौजूद नहीं है, वहाँ उन्होंने बड़े बड़े बोर कर दिए हैं और वहाँ से वो पानी निकालते हैं। अब जो देखें, एक पानी ग्राउंड के ऊपर चल रहा होता है, एक पानी ग्राउंड के नीचे भी चल रहा होता है, एक, ठीक है ना। तो अब वो जो पानी थोड़ा बहुत बागा के ग्रीन जोन तक पहुंचता था, एक तो हमने वहाँ कमर्शलाइजेशन कर दी, दूसरा उन्होंने बड़े बड़े वहाँ पर वो अपने किसानों के लिए बोरिंग करके तो उनको पानी फ्राहम करना शुरू कर दिया। तो वो सिलसिला जो है वो सारा अटपटा हो गया। तो हमें तो खैर इसका कोई ऐसी परवाह है नहीं है, मतलब हम तो बस कह रहे हैं, हम कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उसमें मतलब जो माहौलियात के मिनिस्टर होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो बता देते हैं कि जनाब हम बड़ा मुतासर हो रहे हैं, हमारा बड़ा मसला हो जाएगा अगर हमने ना किया। तो भाई मैंने तो करना नहीं है, ना मुनीबा ने करना है, भाई हम तो आवाज़ उठा सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं ना प्रॉब्लम्स को, घंटी बजा सकते हैं कि जनाब पूरी दुनिया कह रही, लेकिन हमारी दिलचस्पियाँ और हैं ना, हमारी प्रेफरेंसेस और हैं। हमें मतलब उन तरजीहात से फुर्सत मिले तो कोई अवाम के मसाइल या इस तरह के मसाइल के हल की तरफ, अब तो इसकी एमरजेंसी डिक्लेयर हो जानी चाहिए कि जनाब ये मामला चल रहा है, तो इसमें तो अब मौसम के पैटर्न भी चेंज होना शुरू हो गए, तो कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। लेकिन अब तो मतलब अब हम इसी तरह देखेंगे, सर्दी जो थोड़ी बहुत आएगी और उसके अलावा नहीं आएगी। अच्छा, इसमें ना देखें, आपने अभी पूछा है बारिशों का, तो उसमें ये हुआ कि पहले जो देखें जो नवंबर और दिसंबर है ना, ये मोस्ट ड्राई मंथ्स हैं पूरे ईयर के, तकरीबन 6 मिलीमीटर के करीब बारिश होती, दो मतलब ना होने के बराबर। तो इस मरतबा वो भी नहीं हुई, ठीक है ना। तो इसकी पहले ही प्रेडिक्शन कर दी गई थी कि इस मरतबा जो प्री विंटर बारिशें हैं वो या तो होंगी ही नहीं, अगर होंगी तो मामूल से बहुत कम होंगी। और मामूल कितना है, 6-7 मिलीमीटर। अब 6-7 मिलीमीटर में 2-3 मिलीमीटर बारिश भी ना मिले, एक बारिश भी ना मिले, तो भी आप देखें ना शहर के जितने पौधे हैं, आप अपनी छत पे भी जाके देखते हो, गर्दो गुबार है ना, एक लेयर सी छप गई बन गई है। तो अब ये जो प्री विंटर बारिशें हैं ये हम देखेंगे विंटर के बाद जब, और ये फिर मॉनसून में ज़्यादा होगी। मॉनसून तो इस मरतबा वैसे ही 22% ज़्यादा रहने का इम्कान है, मतलब ये प्रेडिक्शन तो आ चुकी है, लेकिन मौसम के बारे में इतनी पहले तक जो है हतमी तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। अलबत्ता जो मॉनसून गुजरा है इस हवाले से बताया गया था कि जनाब ये मॉनसून शदीद होगा और ऐसा ही हुआ।
अब अगले वाले में के बारे में ये कहा जा रहा है कि आइंदा तकरीबन 22% इसकी शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। तो जो प्री विंटर बारिशें अब आप इनको विंटर के बाद देखेंगे, पोस्ट विंटर बारिशें इनको कह लें। तो ये वो सारा पैटर्न है, ये सारा वो क्लाइमेट चेंज की निशानियां भी होते हैं। फिर इसका है कि मानसून पहले ज़्यादा बरसता था इधर, ये अपना इसके जो पंजाब की बात की जाए तो ये गुजरांवाला, लाहौर, ये जो डिवीजन्स है ना यहाँ, अब ये भी अपनी जगह से खिसक के कुछ आगे की तरफ मतलब मूव कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें ना ये क्लाइमेट चेंज की तरफ ही इशारा कर रही हैं। और हम तो हज़ारों बार ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान शायद अब दुनिया की जो पहले 10 ममालिक हैं जो मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज़ हैं उनकी फहरिस्त में भी शायद चौथे 5वें नंबर पर आ गया है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सुहेल कैसर साहब मौजूद थे। अल्लाह हाफ़िज़।